जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं फिर से आपको स्वागत करता हूं हमारे इस नए इनिशिएटिव में, योजना मैगजीन का एनालिसिस। तो दोस्तों पिछले संडे हमने योजना मैगजीन दिसंबर 2021 के इशू का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि योजना को हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी कि 20-25 मिनट का वीडियो हो, कम समय में ज्यादा बातें एफिशिएंटली आपके साथ कर सकें, आपका भी टाइम सेव हो। और क्योंकि आप जानते हैं कि योजना मैगजीन, बहुत सारे बच्चे योजना मैगजीन को नहीं पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी फैक्चुअल बातें दी गई होती हैं, तो एनालाइज करना बहुत मुश्किल रहता है। मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, मैं फिर से आई रीइटरेट अगेन, क्योंकि हो सकता है कि काफी नए दोस्त हमारे साथ अभी जुड़े हुए इस वीडियो पे। तो वो ये बात है कि देखिए एडिटोरियल्स में ना, जैसे एडिटोरियल एनालिसिस हम करते हैं, है ना, तो डेली उसका डिस्कशन करते हैं। तो एडिटोरियल्स में जैसे आप भी जानते हैं काफ़ी मसाला होता है, काफ़ी मसाला कंटेंट होता है। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना भी ज़रूरी है सरकार की योजनाओं के ऊपर, सरकार की नीतियों, जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो सरकार इंप्लीमेंट करती है, तो कोई ना कोई कमी पेशी रहती है। योजना में क्या होता है ना, योजना में सरकार का स्टैंड होता है, गवर्नमेंट का स्टैंड होता है। सरकारी मैगजीन है ना, तो सरकार इसमें अपना स्टैंड पेश करती है कि जो पॉलिसीज़ हैं, योजनाएं जो लॉन्च करी हैं, है ना, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। चाहे हम जल जीवन मिशन की बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री ऋषि सिंचाई योजना की बात करें, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इस तरह की स्कीम्स इसमें डिस्कस रहती हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि हम योजना मैगजीन को पढ़ें। तो ना पढ़ने से बेटर है, अगर आप योजना को नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये 20-25 मिनट का वीडियो देख के आपको इजीली यहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप नीचे सेक्शन पे जाके आप डाउनलोड करके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट आपका मिस नहीं होगा। तो कोशिश रहेगी दोस्तों कि इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और अगर दोस्तों आपको लगता है कुछ इसमें और सुझाव अगर आप देना चाहते हैं, ये मोर देन वेलकम। कमेंट सेक्शन में कुछ सुझाव दीजिए, तो आपके सुझावों से हम इसको और बेटर कर सकते हैं। राइट, आप एक अच्छा फीडबैक हमको भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगेन वेरी ब्रीफली अबाउट द योजना मैगजीन। तो योजना मंथली मैगजीन है, बहुत भाषाओं में आती है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कोई बहुत महंगी भी नहीं आती है। ये मैगजीन बहुत इजीली मिल जाती है, 20-22 रुपए की मिल जाती है। ये मंथली मैगजीन है, डिवोटेड किसको? सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को। देखिए न्यूज़पेपर्स में क्या पढ़ते हैं हम? सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज मोस्टली ज्यादा होते हैं। देखिए अगर हम न्यूज़पेपर्स को पढ़ रहे हैं, साथ में योजना को पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमको अपने जीएस के सिलेबस में, जीएस 1, 2, 3, चलो खास करके जीएस 2 और जीएस 3 की बात करें, कि इतनी कोई प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज सफिशिएंट कंटेंट हमको एडिटोरियल्स में से मिल जाता है, और थोड़ा बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए हमको यहाँ योजना से मिल जाता है। तो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर बातचीत की जाती है ज्यादातर। हर एक मंथ एक डिफरेंट इशू आता है ना, तो हर एक मंथ में डिपेंड करता है। कई बार इशू कोई सोशियो इकोनॉमिक इशू है, मोस्टली सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, कभी कोई साइंस रिलेटेड इशू भी आ जाता है, कभी एथिक्स रिलेटेड इशू भी आ जाता है। तो बट मोस्टली हम देखेंगे तो ज्यादातर ये जो इश्यूज रहेंगे सोशियो इकोनॉमिक ही रहेंगे। और योजना का जो बेसिक पर्पस है, बिकॉज योजना गिव्स अस डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन एंड व्यूज ऑन एनी इशू, तो देयर बाय हमको एक बैलेंस पिक्चर मिलती है। जैसे मैंने आपको भी बताया, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्लस द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट, तो एक बैलेंस्ड तरीके से हम अपना आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के 4 टॉपिक्स हैं। पिछले हफ्ते हमने 5 टॉपिक्स डिस्कस करे थे, इस हफ्ते हम ये 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं, तो मैंने टॉपिक आगे लिख भी दिया कि कौन से सिलेबस से रिलेटेड है। तो जैसे फार्म टू फोक है, जीएस 3 से है, रिवाइविंग एमएसएमईज की बात करें जीएस 3 से है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल जीएस 3, एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज रिलेटेड टू जीएस 1। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक, फार्म टू फोक। देखिए मतलब फार्म टू फोक मतलब क्या हुआ? अब किसान खेत में प्रोडक्शन करता है, ठीक है, अनाज उगाता है, ठीक है। अब वो अनाज आपके पास, अब चावल की बात करें, आलू की बात करें, जो भी सब्जियां फल आप खाते हैं, तो वो आपके पास जब पहुंचती हैं, तो वो किसान तो आपके पास लेके नहीं आ रहा, बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है, बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं। तो अक्सर ही देखा जाता है कि अगर आप एक सब्जी 100 रुपये प्रति किलो की ले रहे हैं मार्केट से, किसान की जेब में तो 10 या 20 रुपए ही जाते हैं, जो बीच के 80 रुपए हैं वो इंटरमीडिएट्स के बीच में चले जाते हैं, चाहे वो आड़तियाज हों, चाहे वो मार्केटिंग कंपनीज हों। तो अब अक्सर ये बात करी जाती है कि हम फार्मर्स की इनकम को डबल करें, है ना। तो फार्मर्स की इनकम को डबल कैसे किया जा सकता है? ताकि हम जो कनेक्टिविटी है, जो मार्केट लिंकेजेस हैं, कि किसान जो अपने खेत में जो चीज उगा रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो कैसे, जो बीच के जो इंटरमीडियरीज हैं, जो बिचौलिए जो हैं, वो कैसे पैसे ना खा पाए, कि पैसा जो है, वो मुनाफा जो है, वो किसानों के पास आ सके। तो बहुत समय से इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम अगर अपने एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत आगे आ चुके हैं। कहाँ एक टाइम था 1960s में, जब हमारे पास इतनी सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन नहीं होती थी। आज हमारे पास तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। वीट की बात करें, राइस की बात करें, है ना, हमारे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो गोडाउन्स हैं वो सड़ रहे हैं इतने सारे वीट और राइस के स्टॉक से। लेकिन किसान हमारा फिर भी गरीब है, किसान के पास फिर भी पैसे नहीं आ रहे। जेब किसकी भरी जा रही है? जेब जो बिचौलिए हैं उनकी जेब भरी जाती है। तो कैसे, थोड़ी हम मार्केटिंग की अगर बात करें, अब देखिए जो हमारा एवरेज जो इंडियन फार्मर है,
ऑब्वियसली उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केटिंग की, तो सरकार कैसे सपोर्ट कर सकता है फार्मर को कि वो मार्केटिंग लिंकेजेस और अच्छे कर सके, कि किसान जो अपना अनाज है जो बना रहा है वो कैसे डायरेक्टली कंज्यूमर्स उससे ले सकें, है ना। तो जो बीच के जो 80-90 रुपए हैं जो विचोलिए खा लेते हैं, तो वो स्कोप कम हो जाएगा। अब देखिए, अब आज की हम बात करें तो ऑब्वियसली किसान का जो मेन काम है वो प्रोडक्शन तक लिमिटेड है। मार्केटिंग की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कोल्ड स्टोरेजेस की बात करें, अब किसान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोल्ड स्टोरेज कर सके या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना सके, वो मिडलमैन करते हैं, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट फ्रॉम फार्म कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए जाएं, कि डायरेक्टली फार्मर अपना अनाज डायरेक्टली कंज्यूमर्स को देके आ सके। अब इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, इस तरह के एफिशिएंट मार्केटिंग लिंकेजेस बनाना बहुत जरूरी है। ये बात कहनी तो बहुत आसान है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, तो यहां पे सरकार की सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स टू मैनेज मल्टीपल एक्टिविटीज। अब फार्मर्स एट द एंड ऑफ द डे वो क्या क्या करें, प्रोडक्शन भी करेंगे, मार्केटिंग भी करेंगे, घर पे जाके बेच के भी आएंगे, ठीक है। अब ऑनलाइन पोर्टल की बात करें, ई टेलिंग की बात करें, इतना सब उनको नहीं पता होगा बिकॉज एजुकेशन लेवल्स कम होते हैं उनके पास, अवेयरनेस कम होती है, ठीक है। तो अब यहां पे सुधार कैसे आ सकते हैं, यहां पे ये बात करी गई है। इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो जैसे आप जानते होंगे मोस्टली जो हमारे फार्मर्स हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट 85 to 86%, उनके पास जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से भी कम की है, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की बात आ जाती है, ठीक है। और अक्सर यहां पे जो खेती बाड़ी की जाती है, देखिए प्रोडक्शन में तो जैसे मैंने बोला कि ग्रीन रेवोल्यूशन के समय से आज तक प्रोडक्शन में तो हमने बहुत रिकॉर्ड अचीव कर लिया है, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी का अभी भी चैलेंज है ना। जो यील्ड पर हेक्टेयर है वो अभी भी बहुत हमारी कम है, और मोस्टली जो किसान है वो अपनी सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि अपने दिन की 2 टाइम की रोटी 3 टाइम की रोटी पूरी करने के लिए वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, है ना, कि कैसे वो अपना और अपने परिवार का पेट पूरा कर सके, ठीक है। तो अक्सर उनको इतनी जो नई स्ट्रैटेजीज हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जो एग्रीकल्चर में आई हैं, या क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको नहीं पता चलती हैं, है ना, तो उनको अवेयरनेस बहुत वहां पे प्रोपोगेट करने की जरूरत है। अब अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग ने कुछ 6 पॉइंट्स रेकमेंड करे थे कि कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर की। तो वो 6 पॉइंट्स कौन से हैं? क्वालिटी इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, लैंड फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद बिजली पानी इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, फार्म क्रेडिट और क्रॉप इंश्योरेंस। अब टेक्नोलॉजी के रोल की बात करें, ठीक है, अब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, तो कितनी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी का लोग कितना फायदा उठा पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का जो फायदा है वो हमारे किसान भाई भी उठाएं आगे जाके, तो उनके लिए भी बहुत सही है। उनकी जो आमदनी है, जो इनकम है वो डेफिनेटली डबल होगी, ठीक है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्पावरिंग द फार्मर्स। तो अब सरकार भी फ्रॉम टाइम टू टाइम चाहे सीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, वेदर फोरकास्ट के बारे में बताना हो, ठीक है। अब हमारे पास देखिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है, तो अब अगर मान लीजिए कहीं कुछ इस तरह का इवेंट होने वाला है, बहुत बारिश आने वाली है या ड्रॉट आने वाला है, ठीक है, सर्दी है, गर्मी है, तो इस तरह की जो वेदर रिपोर्ट्स हैं वो भी हमारे किसान भाइयों को पहुंच जाती है थ्रू द किसान सुविधा पोर्टल, ठीक है। अब उसके अलावा हम बात करें हाई क्वालिटी सर्टिफाइड सीड्स की, देखिए अच्छी क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करी जाती है फार्मर्स को। उसके अलावा अब आपको ये भी पता होगा, हम फर्टिलाइजर की बात करें, यूरिया की बात करें, तो देखिए अब यूरिया के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन यूरिया को आमतौर पर ना डाइवर्ट किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। तो जो यूरिया किसानों तक जाना चाहिए वो कहीं और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए डाइवर्ट किया जाता है। तो 2016 की बात है जब प्रधानमंत्री ने बोला कि हम यूरिया को नीम कोट करेंगे, तो नीम कोटेड जो यूरिया है, तो इस तरह के जो इनपुट्स हैं, इस तरह के जो क्रिटिकल इनपुट्स हैं, अच्छी क्वालिटी की सीड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, नीम कोटेड यूरिया हो, तो ये प्रोवाइड की जाती है किसानों को कि कैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, प्रोडक्टिविटी यानी कि यील्ड पर हेक्टेयर। तो इस तरीके से अगर हम बात करें हाई क्वालिटी इनपुट्स की, चाहे वो यूरिया है, चाहे वो नीम कोटेड यूरिया है, चाहे वो हाई क्वालिटी सीड्स हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और साथ में जो पौष्टिकता है, जो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी और ज्यादा इंप्रूव होती है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो दोस्तों यहां पे बात करी जाती है माइक्रो इरिगेशन की, ठीक है। अब देखिए एक्सेसिवली अगर पानी फील्ड्स में दिया जा रहा है तो दैट इज आल्सो अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। एक्सेसिवली पानी देने से जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो क्रॉप्स तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वो लीच अवे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर इरोजन, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि पानी की बहुत समस्या है हमारे देश में। ग्राउंड वाटर लेवल्स की अगर हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की, तो डिप्लीट हो चुके हैं, है ना, सिंस अब देखिए इतने टाइम से ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक फिर हमने बुरा इंपैक्ट भी देखा है कि हमारे जो वाटर लेवल्स है वो डिप्लीट हो चुके हैं। हम बात करें बाकी देशों की हम इजराइल की बात करें तो इजराइल देखिए वो तो रेगिस्तान है, लेकिन इजराइल में माइक्रो इरिगेशन जो टेक्निक्स हैं बहुत सक्सेसफुली फॉलो करी गई हैं। तो कैसे हम ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस अपने एग्रीकल्चर में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी बात है यहां पे समझनी। तो अगर हम माइक्रो इरिगेशन करेंगे तो माइक्रो इरिगेशन का बहुत फायदा है, जो वाटर वेस्टेज है वो रिड्यूस होगा, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज का बहुत फायदा रहेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री ऋषि सिंचाई योजना की बात करें, इट इज वन सच इनिशिएटिव जो कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है
बाय इंश्योरिंग माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, अब यहां पे एक इंपैक्ट स्टडी की बात करें तो इंपैक्ट इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन 2018, अब यहां पे ये शो किया गया कि फार्मर्स वर एबल टू सेव द इरिगेशन कॉस्ट। देखिए इरिगेशन में भी पैसे लगते हैं। ठीक है, अब देखिए अब कई सरकारें होती हैं बहुत फ्री में सब्सिडाइज करती हैं बिजली को, जिसके चलते किसान जो है वो बोरवेल्स के जरिए पानी निकालते हैं, पानी ड्रॉ करते हैं। और आपको पता है अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें, वेस्टर्न यूपी की बात करें, तो यहां पे अननेसेसरली राइस प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। तब राइस आपको पता है कि बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो इसके लिए पैसा लगता है इरिगेशन के लिए। ठीक है, चाहे सरकार का लगे चाहे किसान का लगे, पैसा तो बर्बाद हो रहा है। तो कैसे हम माइक्रो इरिगेशन के थ्रू ये पैसा बचा सकते हैं? तो ये 2018 की इंपैक्ट स्टडी बताती है कि माइक्रो इरिगेशन से जो किसान भाई है हमारे, उन्होंने इरिगेशन कॉस्ट को 20 से 30% बचाया है। प्रिसिशन इरिगेशन यानी कि जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना ही पानी दिया जाए। नाउ दिस हैज द पोटेंशियल टू जनरेट हायर फार्म रिटर्न्स बाय 50 to 90% ऑफ द फार्मर्स इनकम। देखिए ये इस तरह की कोशिशें, इस तरह के जो एफर्ट्स हैं, तो इस तरह के एफर्ट्स इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी इनकम्स को डबल कर सकें। अब इस तरह की बातें किसानों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, अवेयरनेस पहुंचानी बहुत जरूरी है। वो अवेयरनेस लेवल्स कम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, है ना, अब देखिए फर्टिलाइजर्स एक्सेसिवली यूज करना, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स डालना, तो टेक्निकली तो एग्रीकल्चर के लिए इतना अच्छा नहीं है, सॉइल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फूड को प्रेफर कर रहे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो बहुत पॉपुलर है ना। तो आजकल लोग खास करके शहरों में तो वो बहुत अवेयर भी हो गए हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी का खाना खाना है, चाहे उसके लिए बेशक 2 पैसे ज्यादा लगे, लेकिन हमने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कई बेनिफिट्स हैं। अब किसानों के पास भी ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग की टुवर्ड शिफ्ट करने का। पहली बात तो ये केमिकल फ्री मोड ऑफ फार्मिंग है ना, तो इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। ज्यादा इनपुट्स यानी कि हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, तो बहुत एक एनवायरमेंट सस्टेनेबल वे से इसको हम इस प्रैक्टिस को हम फॉलो कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए स्कीम भी निकाली थी। क्या नाम है स्कीम का? परंपरागत कृषि विकास योजना। तो ये 2015-16 में लॉन्च करी गई थी। इस स्कीम के चलते सरकार पूरी सहायता देगी किसान भाइयों को कि वो कैसे प्रोडक्शन की बात करें या सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स की बात करें जो वो बना रहे हैं, या उन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की बात करें, तो सरकार इस विषय में पूरी की पूरी सहायता करेगी हमारे किसान भाइयों को। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए अगर कोई नए प्रोडक्ट्स की बात करें या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स की बात करें, तो जो भी उसमें रिसर्च या डेवलपमेंट चाहिए, जो भी उसमें इनपुट्स चाहिए, तो सरकार वहां पे उसकी भी पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, नाउ दिस विल प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन सस्टेनिंग एंड अचीविंग द ग्रोथ। तो ये कोशिशें हमारे फार्मर्स की जो इनकम को है वो डबल करेंगे। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात करें, देखिए हार्वेस्ट के टाइम पे कोई ऐसा इस तरह का कोई अनसीजनल इंपैक्ट हो, बहुत बारिश आ जाए या बारिश ना हो, कई बार बहुत बारिश होने के कारण जो हमारी फसल है वो खराब हो जाती है। ठीक है, खास करके हम जो हमारी राबी की फसल की बात करें, तो जब राबी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो आमतौर पर तो बारिशें रहती हैं। उसके अलावा चलो ये तो कारण हो गए कि बारिश के कारण हमारी फसल खराब होगी। कई बार होता है कि वैसे इनएफिशिएंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज करके या इनएफिशिएंट मार्केटिंग लिंकेजेस करके भी जो किसानों का जो अनाज है वो बर्बाद जाता है, वेस्ट जाता है। ठीक है, नाउ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आर कॉज्ड बाय अ फेलियर इन द हैंडलिंग एंड कनेक्टिंग ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड टू द कंजम्पशन पॉइंट्स ऑफ द मार्केट्स। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, अब ये क्यों होते हैं ज्यादा? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज, इतनी अवेयरनेस नहीं होती फार्मर्स को। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे आपको पता है कि 85 to 86% जो हमारे फार्मर्स हैं वो वैसे ही उनके पास जमीन बहुत कम होती है, 2 हेक्टेयर से भी कम की होती है। अब उनको इस तरह की बातों का नहीं पता लगता। ठीक है, तो वो कैसे अपने अनाज को बचा सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में, तो ये उनको इंपार्ट करना, इस तरह से उनको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ दीज फार्मर्स आर अफेक्टेड बाय द चैलेंजेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन एंड वैल्यू चेन इनएफिशिएंसीज इन द फॉर्म ऑफ वीक एक्सेस टू मार्केट्स। तो एक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है, जिसकी जो जमीन 2 हेक्टेयर से भी कम की है, तो उसकी जो मार्केट एक्सेसिबिलिटी है, ये जो मार्केट आउटरीच है, वो इतनी ज्यादा नहीं होगी ना जितनी अगर किसी के पास 100 एकड़ की जमीन है, 200 एकड़ की जमीन है। नाउ एज द लेटेस्ट एस्टिमेट्स बाय द दलवाई कमेटी, तो यहां पे एक और बात जरूरी है समझने के लिए, जो अशोक दलवाई कमेटी है हमारी, नाउ दिस इज इसके जो सुझाव थे अशोक दलवाई कमेटी के, वर द सजेशंस गिवन कि कैसे फार्मर्स की इनकम डबल हो सके 2022 तक। ठीक है, तो इस अशोक दलवाई कमेटी के हिसाब से इंडिया लूजेस अप्रोक्सीमेटली अराउंड अबाउट 93,000 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ये नुकसान किसका हो रहा है? ये नुकसान हमारे किसान भाइयों का हो रहा है। तो कितना पैसा बचाया जा सकता है, फार्मर्स की इनकम डबल की जा सकती है अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में ध्यान रख सकें। कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, लो पर कैपिटा इनकम ऑफ फार्मर्स की बात करें, कम प्रोडक्टिविटी की बात करें, इज द मेजर रीजन फॉर एग्रेरियन डिस्ट्रेस। ठीक है, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, नाउ दिस नीड्स इंटरवेंशन एट एवरी नोड ऑफ द वैल्यू चेन। तो यहां पे ये सजेशन दिया गया कि जो हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, वो कैसे अपनी कैपेसिटी को स्केल अप करके किसान भाइयों को, फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं।
और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज हेल्प कर सकते हैं। दे कैन एड इन प्रोवाइडिंग नॉलेज डिसेमिनेशन, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू दी फार्मर्स। चलिए दोस्तों, अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इस मैगजीन में से वो होगा रिवाइविंग एमएसएमईज, मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। बहुत जरूरी है एमएसएमई सेक्टर। देखिए 1991 के बाद हम सर्विस सेक्टर में तो हमने बहुत शानदार ग्रोथ अचीव करी है ना। तो अब डेफिनेटली बहुत श्रेय जाता है सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ के कारण कि जो हमने जो 2004 से 2012 का जो हमने डेकेड देखा कि हमने 8%, 8.5% की हमने जीडीपी ग्रोथ देखी। लेकिन हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो दो बातें यहां पे समझनी बहुत जरूरी है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स को इतना स्केल अप नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है ना दोस्तों, वो भी ज्यादातर हमारे एमएसएमई सेक्टर में ही है, ठीक है। अब वो फॉर्मल जॉब्स कम है, इनफॉर्मल आपको पता है वो फॉर्मल इनफॉर्मल जॉब्स के बीच में जो डिवाइड है। तो अगर हम कुछ यहां पे फिगर्स की बात करें, स्टार्ट्स की बात करें, तो एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है टू द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इंडिया का इज 35%। और एमएसएमईज जो हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सपोर्ट्स को? लगभग 50% के आसपास वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जो एक्सपोर्ट्स हमारे देश में से बाहर विदेशों में जाते हैं, तो उसमें से बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे एमएसएमई से बन के जाते हैं। नाउ देयर आर अराउंड 33,000 रजिस्टर्ड एमएसएमईज इन इंडिया। कोरोना वायरस के चलते, पैंडेमिक के चलते सबसे ज्यादा जो लॉस फेस करना पड़ा वो हमारे माइग्रेंट लेबर्स को था और हमारे एमएसएमई सेक्टर्स को था। बहुत सारे जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो कैजुअल वेज लेबर्स हैं, वो हमारे एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। तो अब इसके चलते भारत सरकार ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर पैकेज भी निकाला था, है ना, जिसमें वो 20 लाख करोड़ की बात करी थी कैसे एमएसएमईज को और सपोर्ट दिया जा सकता है। तो आइए कुछ हम बात समझते हैं जो कि अभी रिसेंटली 2020 में एमएसएमईज के क्राइटेरिया को थोड़ा चेंज करा गया है, ठीक है। तो आज के टाइम पे माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी है? माइक्रो एंटरप्राइज वो है जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट में या मशीनरी में, जो इक्विपमेंट्स में, वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है। स्मॉल फर्म कौन सी है? स्मॉल फर्म वो है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज लेस देन 10 करोड़ एंड द रेवेन्यू ऑफ लेस देन 50 करोड़। और जो मीडियम साइज फर्म है, मीडियम साइज फर्म की डेफिनेशन के हिसाब से, जो अब नई डेफिनेशन है जो 2020 में अंडर दी आत्मनिर्भरता पैकेज के जो चलते जो नई जो गाइडलाइंस अनाउंस करी गई थी, उसके चलते जो मीडियम साइज्ड फर्म है, नाउ that is a firm which has an investment in plant and machinery or equipment of no more than rupees 50 crores and a turnover of no more than 250 crores। अब हम बात करें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि सरकार कैसे सहायता कर सकता है। देखिए अभी पिछले बजट में 2021-22 के बजट में 2 लाख करोड़ का जो बजट था साइड पे रखा गया था कि कैसे हम, पैंडेमिक के चलते बहुत सारे एमएसएमईज को लॉस फेस करना पड़ा, बहुत बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स को भी फेस करना पड़ा, लेकिन कैसे सहायता की जा सकती है एमएसएमईज की। हम बात कर रहे हैं 2014 से मेक इन इंडिया की, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फिर भी हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करते हैं। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को ज्यादा नहीं बढ़ा पाए हैं। आज 8 साल इस बात को हो गए हैं। तो ये पैंडेमिक के टाइम पे हमको इस बात का और एहसास हुआ कि कैसे हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। जब इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई चल रही थी तो इस बात का एहसास और ज्यादा हुआ कि हम कितना सारा इंपोर्ट चाइना से करते हैं। क्यों ना ये पैंडेमिक के मौके को यूटिलाइज किया जाए कि हम यहां पे इंडिजेनसली अपनी प्रोडक्शन जो है वो और बढ़ा सकें, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को और बढ़ा सकें। तो सरकार ने पिछले बजट में लगभग 2 लाख करोड़ का बजट अनाउंस किया था, जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सब्सिडी रहेगी टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खास करके जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है। तो टारगेट ये है कि आउटपुट जो अचीव करा जाएगा ये 2 लाख करोड़ की सपोर्ट देके टू द एमएसएमई सेक्टर। हम ये देखना चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में हम कैसे $500 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम अभी एक्सपोर्ट्स और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन सकते हैं। सर्विस सेक्टर में हमने बहुत ग्रोथ देख ली है, लेकिन हमने एमएसएमई सेक्टर में इतनी ग्रोथ नहीं देखी है। अब आपके सामने आंकड़े हैं कि जब जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो अगर 50% ऑफ द एक्सपोर्ट जो हमारे कंट्री में से हो रहे हैं, अगर वो एमएसएमई सेक्टर कर रहा है तो बहुत जरूरी बनता है उसको सहायता देना। फिर से हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर टू इंडिया की। नाउ दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स, द कंट्रीब्यूटर्स टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। It shares more than a quarter of GDP contribution through service-related activities, और it shares more than 1/3 of the GDP contribution from the manufacturing activities। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बातें जो है ना, फैक्चुअल बातें, ये हम अगर कोट करें, अगर हम एसए में कोट करें, अगर कुछ ऐसा टॉपिक आपसे पूछा गया है, या अगर हम GS3 की बात करें, बिकॉज ये GS3 रिलेटेड टॉपिक है, तो ये बातें कोट करने से हमारे आंसर को थोड़ा एक एज मिलता है ना। तो ये चीजें हम तभी, हम देखिए एडिटोरियल्स में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर लेते हैं, जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां पेशियां हैं, लेकिन यहाँ पे हम सरकार का वर्जन शेयर कर रहे हैं। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, बैलेंस की, है ना, कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है हमारे आंसर्स में। तो पैंडेमिक के चलते एमएसएमईज की बात करें, दे वर द वर्स्ट टू गेट अफेक्टेड बाय द रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई चेन्स, ठीक है।
अब हम बात करें आत्मनिर्भरता भारत की ना, ऑन 12 मई 2020 तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान कैंपेन शुरू किया गया था। इसके चलते ये प्रॉमिस किया गया था दैट हम इकोनॉमिक प्रोविजंस के चलते हम 20 लाख करोड़ का जो क्रेडिट है वो वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, विच इंक्लूड्स लेबरर्स, migrants, middle class, MSMEs, industries, etc. Now, this 20 lakh crore is almost equivalent to 10% of the country's GDP. ठीक है, नाउ दिस विल इंक्लूड ड्राइविंग फोकस टुवर्ड्स लोकल प्रोडक्शन, जो लोकल फॉर वोकल की बात चलती आ रही है कि कैसे हम यहां पे लोकल प्रोडक्ट्स को लेवरेज करके हम अपनी जो एक्सेसिबिलिटी है फॉरेन मार्केट्स में और बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम जो हमारे यहां पे जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, चाहे वो बनारसी साड़ी हो, चाहे वो बासमती हो, है ना, इसके बारे हमने जीआई टैग्स का हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम यहां पे बनाए गए प्रोडक्ट्स को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं विदेश में। चलिए, अगला टॉपिक है दोस्तों डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। ठीक है, देखिए अब अगर आप थोड़े अगर जिम वगैरह जाते हैं, जिम जाने के शौकीन हैं, तो अगर आपको जैसे आप नॉलेज होगी थोड़ा बहुत कि प्रोटीन शेक्स होते हैं, आप वे प्रोटीन लेते हैं, तो आमतौर पे क्या होता है ना कि प्रोटीन्स जो हैं, अब आमतौर पे आपने अच्छा एक ब्रांड प्रोटीन लेना तो वो इंपोर्ट होता है, बाहर से इंपोर्ट होता है। आप किसी स्टोर में जाते हैं तो स्टोर में जाके आप वो अपना प्रोटीन का डब्बा लेके आते हैं। अब आपको ये भी पता होगा एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है बाय द नेम ऑफ हेल्थ कार्ड। तो हेल्थ कार्ड क्या कर रही है, हेल्थ कार्ड की खुद की एक ऐप है, तो आप उसकी ऐप पे जाके इंडियन मेड प्रोटीन्स भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज प्रोटीन बनाने का तरीका तो सेम ही रहता है, चाहे इंडिया में बने चाहे अमेरिका में बने, और जो यहाँ के जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एग्जांपल मैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल में हेल्थ कार्ड का ले रहा हूं। ठीक है, कि आप डायरेक्टली उसकी ऐप में जाके आपने जो भी सप्लीमेंट्स मंगाने हैं, जो भी अगर आप जिम में जाते हैं, जो भी आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आप वहां से डायरेक्टली मंगा सकते हैं। ये मैं क्यों हेल्थ कार्ड का ले रहा हूं, बिकॉज ये एक एग्जांपल है डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल में। आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर कोई कंपनी है, ठीक है, उसको अपनी फ्रेंचाइजी देनी पड़ती है, रिटेल स्टोर्स बनाने पड़ते हैं, आउटलेट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी कॉस्ट भी होती है। अब एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जब तक कंज्यूमर के पास पहुंचेगा तो वो बहुत महंगा भी होगा, बिकॉज कंपनी ने जो कंपनी ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, मान लीजिए वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में 10 रुपए लगा, लेकिन कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को देने के लिए 100 रुपए दे रहा है। तो ये बीच में जो 90 रुपए हैं, ये जो इंटरमीडियरीज हैं, जो इंटरमीडियरीज कॉस्ट आती हैं, ठीक है, रिटेल की बात करें, हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बात करें, हम फ्रेंचाइजीज की बात करें, उसमें कॉस्ट चले जाती है। अब पैंडेमिक के चलते देखिए अब ऑनलाइन ग्रोथ तो बहुत हुई है, ऑनलाइन चीजें हम बहुत लेते भी रहते हैं, तो कैसे हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल के टुवर्ड्स मूव कर सकते हैं कि कैसे बीच में कोई इंटरमीडियरीज ना हो और कंज्यूमर डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके उस कंपनी के साथ जिसने वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा है, तो वो प्रोडक्ट डायरेक्टली उस कंपनी से हम ले सकते हैं। द न्यू एज कंज्यूमर इज डिमांडिंग एंड टू एंड अटेंशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और द सेलर, जिसने वो चीज बनाई है। तो अगर हेल्थ कार्ड ने प्रोटीन सप्लीमेंट बनाया है या फिश ऑयल का कोई सप्लीमेंट बनाया है, ठीक है, या कोई ऐसा कोई और सप्लीमेंट बनाया जो हम लेते हैं, तो कैसे जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली हेल्थ कार्ड को अप्रोच कर सकता है। आप पे गए, सीधा ऑर्डर किया, प्रोडक्ट आपके पास आ गया, है ना। Now this kind of model also facilitates easy liquidation of business। कि चलो मान लो भाई अगर आज मैंने कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू करा, मान लो कि आज मैं अपनी खुद की कोई प्रोटीन कंपनी खोल देता हूं, मैं प्रोटीन के मैं बॉक्सेस बना रहा हूं, तो कल को मान लो कि भाई मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली, तो मैं खुद की अगर अपने घर से या किसी ऑफिस से अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूं, तो जो मेरे कस्टमर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मेरा प्रोडक्ट चाहेंगे, तो उनको मैं डायरेक्टली जाके दे आऊंगा। अगर मेरी कंपनी ना चले, अगर मेरा काम ना चले, तो मैं इसलिए से एग्जिट हो सकता हूं। एटलीस्ट मेरे को इस बात का तो नहीं देखना पड़ेगा ना कि मैंने कितने लोगों को फ्रेंचाइजी दी हुई है, कितने लोग जो हैं वो मेरे ब्रांड के प्रोटीन जाके लोगों को मार्केट में बेच रहे हैं, तो मैं इजिली एग्जिट भी कर सकता हूं। ठीक है, थ्रू डायरेक्ट टू कंज्यूमर entrepreneurship can leave the elite circles of the country and reach the grassroots in India। तो दिल्ली में, पुणे में, बॉम्बे में, हैदराबाद में रह के ही हर काम नहीं होता, तो कैसे D2C एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, ऐसे कोई छोटी छोटी चीजें हो, कुछ भी प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, वो कैसे गांव में रह के, रूरल एरियाज में रह के, क्योंकि अब देखिए आज के टाइम पे डिजिटाइजेशन पे बहुत फोकस किया जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी पे बहुत फोकस किया जा रहा है, तो कैसे इंटरनेट को यूज करके ये जो प्रोडक्ट्स हैं डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। अब डिजिटाइजेशन की ही बात कर लें, रोल ऑफ डिजिटाइजेशन एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। Now, digitization has powered the grassroots entrepreneurship by giving power to business owners कि वो कैसे अपना बिजनेस अपने खुद के तौर तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। और D2C की बात करें तो दिस विल ऑब्वियसली शॉर्टन द टाइम फॉर द बिजनेस टू हिट ब्रेक इवन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कॉस्ट साइड कुछ नहीं है, आपने प्रोडक्ट अपना बनाया, मैन्युफैक्चर किया, आपने खुद ही उसकी लेबलिंग करी, ब्रांडिंग करी, और आपने अगर आपके पास आपकी नेटवर्किंग है, आपकी मार्केट है, तो अगर आपके पास लोग आपके, पहले तो आप शुरू करेंगे अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से कि वो आपके प्रोडक्ट्स लेंगे, फिर वो आपके फेसबुक पेज पे जाके, इंस्टाग्राम पेज पे जाके कमेंट करेंगे, तो और आपके साथ लोग जुड़ते रहेंगे। तो अब इसमें कॉस्ट क्या है, कुछ कॉस्ट भी नहीं है, आप अपना खुद का बना रहे हैं, खुद का अपने घर से बैठ के बेच रहे हैं, और जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली आपके साथ टच में है। ठीक है, तो आजकल कितने सारे लोग हैं जो घर से अपनी अपने बेकरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, है ना, केक्स हो गया, बिस्किट्स हो गया, तो ये भी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल हुआ, है ना। जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी बेकरी में जाके आपने चॉकलेट केक लेना है, आज के टाइम पे लोग घर से केक्स बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, वहां से भी ले सकते हैं। तो एग्जांपल क्या है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर एग्जांपल हो गया।
अब थैंक्स टू डिजिटाइजेशन हम ब्रिक्स एंड मोटर की बात करते हैं। ब्रिक्स एंड मोटर मींस कि भाई एक दुकान है या एक एंटिटी है जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर खड़ा है, वहां पे जाके आप जैसे करियाना की दुकान की बात करें, है ना, जैसे हम फॉर एग्जांपल रिबॉक की बात करें, एडिडास की बात करें, अब वो जूते बनाती हैं और भी चीजें बनाती हैं तो आपको उनके स्टोर में जाके चीजें खरीदनी पड़ती हैं, तो ये ब्रिक एंड मोटर हो गया। क्लिक एंड मोटर यानी कि आपकी खुद की कंपनी है, आप खुद अपने घर से जूते बनाइए, कपड़े बनाइए, स्वेटर बनाइए, जो मर्जी बनाइए, आप अपना पेज डाल दीजिए, आप अपना वेबसाइट बना लीजिए और कैसे जो कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे जाके आपके प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। तो D2C क्या करता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो मार्केट है दोनों को ही कैप्चर करने में हेल्प करता है। फिर से अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें, टू रिएटरेट, डायरेक्ट टू कंज्यूमर आर ब्रांड्स जिनके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रमोशनल और सेल एक्टिविटीज हैं, दे बाईपास एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी चैनल्स, एनी काइंड ऑफ इंटरमीडियरीज। कोई रिटेलर नहीं, कोई होलसेलर नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, सिर्फ आप हैं। अगर आपने अपना प्रोडक्ट बनाया है और साथ में जो कस्टमर है जो आपका प्रोडक्ट लेना चाहता है, दैट्स इट। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल के बेसिस पे चलती हैं। तो हम वाव की बात करें, हेल्थ कार्ड की बात करें, ठीक है, बोट की बात करें, इनके हेडफोन्स आते हैं, ईयरफोन्स आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि इस मॉडल पे ऑपरेट करती हैं। लास्ट टॉपिक, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, देखिए हम कितनी बार ये बात डिस्कस करते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो हमारे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो औरतों का योगदान है बहुत कम है। इंडिया में वो योगदान बहुत कम है। बाकी देशों की बात करें, हम बांग्लादेश की ही बात करें, देखिए पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें, वहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन औरतों का बहुत ज्यादा है। तो बहुत जरूरी है कि हम बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो बहुत जरूरी है कि हम औरतों को भी ऐसा इकोसिस्टम बना के दें, खास करके रूरल एरियाज में जो औरतें रहती है, कि कैसे वो भी एंटरप्रेन्योरियल बन सके। देखिए जॉब क्रिएशन की बात है यहां पे जरूरी, देखिए जॉब क्रिएशन करना बहुत जरूरी है। अगर हर कोई सरकारी नौकरी लेने में चले जाएगा तो देखिए अब ऑब्वियसली हर किसी को सरकारी नौकरी मिलेगी भी नहीं। तो जॉब क्रिएशन कैसे हो सकती है और कैसे औरतों को भी जॉब क्रिएशन एक जो प्लेटफॉर्म का हम हिस्सा बना सकते हैं। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन है? वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन है? इज वन हु अज्यूम्स डोमिनेंट फाइनेंशियल कंट्रोल, जिसकी मिनिमम जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है 51% ऑफ द कैपिटल इन द पर्टिकुलर कंपनी और द एंटिटी व्हिच ही होल्ड्स। ठीक है, देखिए ये कहना तो आसान है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन औरतों के लिए बहुत मुश्किल भी होता है, खास करके हम रूरल एरियाज की बात करें, चलो हम शहरों की भी बात करें। तो देखिए अब औरतों को अपने घर के भी काम करने होते हैं। अगर हम हाउस वाइफ्स की बात करें, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पालना, घर का सब कुछ देखना, फिर साथ के साथ बिजनेस करना, फिर साथ में ये भी रहता है कि भाई अगर लोग देखिए लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं सोसाइटी में कि चार लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे, कि ना जैसे हम कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो औरतों को इस बात का भी बहुत होता है कि अगर बिजनेस नहीं चला तो लोगों ने, क्योंकि हम जितना मर्जी 2022 कर लें, जितना मर्जी न्यू इंडिया कर लें, है तो हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो लोग क्योंकि ऑब्वियसली वो टैबू बन जाता है कि औरत ने बिजनेस शुरू किया उसका चला नहीं, ठीक है, उनको नकारा जाता है, डीमोटिवेट किया जाता है। तो बहुत जरूरी है कि कैसे हम एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकें जहां पे औरतें भी अपनी मनपसंद चीजें, जो भी उनका इंटरेस्ट होगा, जो भी उनका स्किल होगा, वो अपना उसको एज अ बिजनेस एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर सके। नाउ वुमेन हैव द पोटेंशियल टू मेक अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन एंड जीडीपी ग्रोथ। दुनिया भर की एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, वो बार बार कह चुके कि अगर औरतों का योगदान हमारी जीडीपी ग्रोथ में अगर बढ़ाना है तो औरतों को जॉब्स देनी बहुत जरूरी है। अगर वुमेन और एंटरप्रेन्योरल बनेंगी, अगर हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में औरतें और ज्यादा जुड़ेंगी तो हमारी जीडीपी ग्रोथ 15% तक भी जा सकती है, ऐसा इन एजेंसीज का कहना है। चैलेंजेस क्या हैं? तो ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। बच्चों की बात करें, बच्चों को रेस करना, पालना, घर का सब देखना और साथ में काम करना कैन बिकम वेरी स्ट्रेसफुल। ठीक है, फियर ऑफ फेलिंग की बात करें, स्पेशली बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि भाई ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो खास करके फिर औरतों को फिर बहुत नकारा जाता है, बहुत एक एक नेगेटिव तरह से देखा जाता है कि वो बिजनेस नहीं कर पाएंगी, उनको बिजनेस चलाना नहीं आता। इस तरह का जो माइंडसेट है, स्टिग्मा है कि औरतों को सिर्फ घर चलाना चाहिए, कोई और काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के माइंडसेट से लड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ लेस एस्टैब्लिश बिजनेस नेटवर्क, तो अगर हम बात करें रूरल एरियाज की बात करें या टियर 2 या टियर 3 सिटीज की बात करें, तो जो नेटवर्किंग स्किल्स जो मे बी शायद आदमियों की होती है या किसी नॉर्मल रेगुलर पर्सन की होती है जो काम करते हैं, अब उतना इनको टाइम नहीं मिल पाता कि वो घर से बाहर जाएं और घर से बाहर जाके वो नेटवर्किंग करें, अपना एक नेटवर्क बनाएं ताकि उनके साथ और कस्टमर जुड़ सकें। तो ये भी एक चैलेंज रहता है। गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो यहां पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की बात की जाती है ना। दिस वाज लॉन्च बाय नीति आयोग विद द मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग एन इकोसिस्टम जहां पे जो अपकमिंग यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी मौका दिया जा सके कि वो भी कैसे अपनी स्किल्स को टैप कर सकते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग ने ये जो इनिशिएटिव था सिडबी के साथ पार्टनर किया था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो ये 2014 से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द टॉप स्कीम्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट एंड एनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, प्राइमरली उन औरतों के लिए जो अपना कोई छोटा अपना बिजनेस घर से शुरू करना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर्स हो, रिटेल शॉप्स हो या अपनी बेकरी कोई ऐसी चीज हो जो घर से शुरू करना चाहते हैं। सो इस तरह की चीजें। Now, what is the way forward?
A woman plays multiple roles in life. A woman is mother also, a woman is a wife also, a woman is a sister also. ठीक है, तो बहुत सारे इतने सारे रोल्स प्ले करने होते हैं, तो साथ के साथ बहुत मुश्किल रहता है उनको मोटिवेटेड रहना कि वो अपना खुद का बिजनेस भी सक्सेसफुली रन कर सके, खास करके इन अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, बिकॉज ये बहुत सोशल टैबूज आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सोशल स्टिग्मा की बात आ जाती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम दे हैव एम्फसाइज्ड कि कैसे इंकरेज किया जा सकता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जो औरतें हैं हमारी, उनको नहीं पता, दे आर अनअवेयर कि इतनी अपॉर्चुनिटीज या इतने जो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार चला रही है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं पता होगा बहुत सारी औरतों को कि मुद्रा योजना के बारे, तो वो अवेयरनेस उनको होना, ठीक है। अब अवेयरनेस होना उनको बहुत जरूरी है कि भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है, मुद्रा योजना नाम की कोई चीज होती है। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड द स्कीम अबाउट द स्कीम which have been proposed by the government, ठीक है। एंड बहुत जरूरी बात है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स अगर हम खड़े कर सकें जहां पे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जा सकती है औरतों को, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू हायर एजुकेशन, बिकॉज बहुत सारी औरतों को पढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाता। उनको ये माना जाता है कि नहीं, औरतों का काम सिर्फ घर में काम करना है, बच्चे संभालना है, तो उनको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इस तरह का माइंडसेट से लड़ना बहुत जरूरी है। तो 2022 है, न्यू इंडिया की बातें करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोगों के अंदर इस तरह का माइंडसेट है जो कि औरतों को रोकता है अपना पोटेंशियल टैप करने के लिए। चलिए दोस्तों, ये था हमारा योजना का पार्ट 2। तो दोस्तों, जाने से पहले जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है मैंने कि हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज हमारे शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी प्रीलिम्स की रिवीजन को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स हो या जीएस का सिलेबस हो, तो आप उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, पॉलिश करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। और दोस्तों, द ओनली वे कि आप अपना जो फियर है ओवरकम कर सकते हैं प्रीलिम्स ना क्लियर करने का, मैं बार बार कहता हूं, इस बाय प्रैक्टिसिंग। तो अभी समय है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का, है ना। तो हमने मॉक टेस्ट सीरीज भी इन क्रैश कोर्सेज के साथ हमने चलाई हुई है। इसमें 28 मॉक टेस्ट रहेंगे जो आपके हाफ लेंथ, फुल लेंथ, स्टैटिक, करंट अफेयर सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर आपको इसके बारे और सूचना लेनी है आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप इस वेबसाइट पे जाके इन कोर्सेज की इंफॉर्मेशन लेके इन पे एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा योजना का दिसंबर 2021 का पार्ट 1 लास्ट वीक में और पार्ट 2 आज। दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी, किसी संडे को ही, नेक्स्ट संडे को मिलेंगे हम, जो योजना का जो जनवरी का जो एडिशन रहेगा उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट इसको डिस्कस करते रहेंगे, कोशिश करेंगे इसको और इंटरेस्टिंग बनाएं, इसको और थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच के साथ इसको लेके चलें। और दोस्तों, यू आर मोर देन वेलकम टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी रहती है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।